हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और ये है पार्ट 25। आपने पार्ट 24 और पार्ट 23 में भी इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ा है। सैम्पलिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट क्योंकि इसमें से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में अब हम पढ़ रहे हैं। द टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन सैम्पलिंग थ्योरी। देखिए, अब आपको सैंपल चाहिए। अगर आपको सैंपल चाहिए, पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल चाहिए, तो कोई तो टेक्निक आप लगाएंगे कि वो बेस्ट सैंपल हो। आप जो सैंपल ले रहे हैं वो बेस्ट हो, इसके लिए कोई तो टेक्निक लगाएंगे। तो वही बोला जा रहा है कि वो इम्पोर्टेंस होती है, फंडामेंटल इम्पोर्टेंस होती है उसकी सैम्पलिंग थ्योरी की। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और ये हर चीज में वही टेक्निक नहीं चलेगी एक ही, ये नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक लगानी है। द सैम्पलिंग प्रोसीजर विच आर कॉमनली यूज मे बी क्लासिफाइड एज। देखिए, कौन कौन से सैम्पलिंग प्रोसीजर यूज किए जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड मिक्स सैम्पलिंग। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसे रैंडम सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं आप। A probability sampling या sample is one where the selection of units from the population is made according to known probabilities। देखिए, आपको जो probabilities पता है उसके बेस पर यूनिट्स सिलेक्ट की जाती हैं। पॉपुलेशन में से यूनिट सिलेक्ट की जाती है जो कि आपको प्रोबेबिलिटीज पहले से पता होती है, जैसे कि सिंपल रैंडम सैंपल, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। अब दूसरा था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इट इज द वन वेयर डिस्क्रिशन इज यूज टू सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखिए, इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स, पूरी पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेटिव यूनिट चुना जाता है, या टू इन्फर दैट द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, या इसको ऐसे यूज किया जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह उसको कंसिडर किया जाता है पॉपुलेशन में। दिस मेथड इज कॉल्ड जजमेंट और प्रपोजिव सैम्पलिंग। इसको जजमेंट या प्रपोजिव सैम्पलिंग भी कहा जाता है। ये नाम आप याद कर लीजिए कि अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ना करके जजमेंट सैम्पलिंग या प्रपोजिव सैम्पलिंग आया है तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डेफिनेशन उसमें चलेगी, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव यूनिट का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर ओपिनियन सर्वेज। देखिए, ओपिनियन सर्वे में ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है। अ कॉमन टाइप ऑफ जजमेंट सैंपल यूज्ड इन सर्वे इज कोटा सैंपल। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन जनरल। ये जनरली यूज नहीं किया जाता है मेथड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजुडिस एंड बायस ऑफ द एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर का कुछ जजमेंट बायस, मतलब वो बायस्ड हो किसी चीज से, या उसकी थिंकिंग अलग हो और वो उस तरीके से करे, उसको दे। However, if the enumerator is experienced and expert, अगर enumerator experienced है और expert है, this method may yield valuable result। ये मेथड वैसे तो यूज नहीं किया जाता जनरली, ये मेथड यूज नहीं किया जाता जनरली। आपसी मतभेद और उसके दिमाग में, एन्यूमरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को अगर कंसिडर किया जाए तो इस वजह से इसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर वो एन्यूमरेटर एक्सपीरियंस्ड होगा, एक्सपर्ट होगा, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है ये वाला सैम्पलिंग मेथड। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, प्रेजुडिस एंड बायस, ये यूज नहीं किया जाता जनरली। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इन द मार्केट रिसर्च सर्वे ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू कार, द सैंपल वाज ऑल न्यू कार परचेजर्स। अब मिक्स सैम्पलिंग की बात की जाए, हेयर सैंपल्स आर सिलेक्टेड पार्टली लिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सम प्रोबेबिलिटी। देखिए, मिक्स आ गया ना, यानी कि उसमें प्रोबेबिलिटी भी होगी और उसमें फिक्स सैम्पलिंग रूल भी होगा। दे आर टर्म्ड एज मिक्स सैंपल्स एंड द टेक्निक फॉर सिलेक्टिंग सच सैंपल इज नोन एज मिक्स सैम्पलिंग। उसमें दोनों कंसिडर किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी भी और फिक्स सैम्पलिंग भी, और इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है इसमें उसको मिक्स सैम्पलिंग कहा जाता है। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। अब क्या क्या मेथड लगेंगे आपके सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। अब आप इन्वेस्टिगेटर हैं, आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आप
मेथड तो जरूर चाहेंगे ना। आपको ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्यों इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मेथड्स बताए जा रहे हैं, किस टाइप से आप सैंपल लेंगे, क्योंकि आगे आपका यही काम रहेगा, सैंपल कैसे लेना है, आपको पॉपुलेशन का सर्वे कैसे करना है, ये सब आपका जॉब का पार्ट होगा। तो इसलिए आपके सिलेबस में भी ये है कि मेथड्स ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो आपका क्या क्या होना चाहिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम फाइनाइट पॉपुलेशन, ये वर्ड याद कीजिए, फाइनाइट यानी कि हमें पता है कितनी पॉपुलेशन है, 1000, 2000, 5000, 1 करोड़, जितनी भी है, इज अ सैंपल सिलेक्टेड such that each possible sample combination has equal probability of being chosen. It is also called unrestricted random sample. इसे unrestricted random sample भी कहा जाता है। क्या है इसके अंदर, कि आपको फाइनाइट पॉपुलेशन में से सैंपल चुना जाना है आपका, और उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन एलिमेंट कैन एंटर द सैंपल ओनली वंस। देखिए इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन एलिमेंट होता है वो एंटर करता है सिर्फ एक बार। द यूनिट्स वन सिलेक्टेड इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ, और वापस वो रिटर्न नहीं की जाती। अब तीसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट था, वापस नहीं जा रहा था। अब इसमें पढ़िए, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन यूनिट्स में एंटर द सैंपल मोर देन वंस। देखिए वो यूनिट बार बार एंटर कर सकती है, एक बार से ज्यादा एंटर कर सकती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो रिप्लेसमेंट के साथ भी हो सकती है और रिप्लेसमेंट के बिना भी हो सकती है। अब मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, द फॉलोइंग आर सम मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ये मेथड्स है, जैसे लॉटरी मेथड, आपने लॉटरी मेथड में देखा है, पर्चियां बनाई जाती हैं, फिर उसको रैंडमली उठाया जाता है, कुछ ऐसा ही इसमें हम आगे जानेंगे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट मेथड, बहुत ही पॉपुलर है, ये तो हम बच्चे थे तब भी खेलते थे। लॉटरी मेथड क्या, हम पर्चियां बनाते थे और उससे खेलते थे। इन दिस मेथड all the items of the population are numbered on separate slips of paper of same size। देखिए सेम सेम साइज का पेपर होता है, उस पर नंबर लिख दिए जाते हैं। शेप एंड कलर, एक जैसे कलर होता है, एक जैसा शेप और एक जैसा साइज होता है उन पेपर्स का, और उस पर क्या लिख दिया जाता है, पॉपुलेशन आर नंबर्ड, नंबरिंग होती है पॉपुलेशन की। दे आर फोल्डेड एंड मिक्सड इन द कंटेनर, वो फोल्ड करके जैसे कंटेनर में मिक्स कर देते हैं, उसको एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, ये कंटेनर है आपका, उसमें मिक्स कर दिया है, कंटेनर टाइप बना देती हूँ, इसमें ये पर्चियां पड़ी हुई हैं, अब इसको मिक्स कर दिया। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लिप्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। देखिए अब उसमें से निकालेंगे तो किसी को पता थोड़ी ना होगा क्या पर्ची निकलने वाली है, कौन सी स्लिप निकलेगी, और उसको निकाला जाता है। जैसे कि इफ वी वांट टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट, अब हमें 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं 50 में से, तो इसमें कितनी पर्चियां होंगी, 50, जिसमें से 5 हम निकालेंगे। देन वी मस्ट राइट देयर नेम्स एंड रोल नंबर, उन पर्चियों पे क्या क्या लिखा होगा, उनका नाम और रोल नंबर, नाम और रोल नंबर लिखा होगा सबका, हर एक पर्ची पे हर एक स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर लिखा होगा। ऐसे 50 पर्चियों पे 50 स्टूडेंट्स का नाम और रोल नंबर लिखा होगा। फिर क्या करेंगे, उसे डाल देंगे स्लिप्स को और उसे मिक्स कर देंगे। देन वी मेक अ रैंडम सिलेक्शन, और फिर 5 पर्चियां निकाल लेंगे। दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन लॉटरी ड्रॉज। आप देखते हैं लॉटरी ड्रॉज में ये मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और इसमें एक कंडीशन है, अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, यानी कि आपको नहीं पता कितना नंबर है, मतलब इसमें पता था 50 स्टूडेंट है, पता हो 500 चीजें हैं, 5000 चीजें हैं, 50,000 चीजें हैं, 50 करोड़ चीजें हैं, तब तो ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, यानी कि हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता लॉटरी मेथड। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, एज द लॉटरी मेथड कैन नॉट बी यूज। देखिए कुछ केसेस में लॉटरी मेथड यूज नहीं हो सकता, व्हेन द पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी तो आप लॉटरी मेथड यूज नहीं कर सकते। जो ऑल्टरनेटिव मेथड इज दैट ऑफ यूजिंग द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स कब यूज हो जाता है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के टाइम पे
इनफाइनाइट पॉपुलेशन के टाइम पे आप टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर लॉटरी मेथड नहीं है और आपको कोई और मेथड यूज करना है तो कौन सा मेथड होगा? वो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। देखिए बहुत सारे टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स हैं, जैसे टिपेट्स टेबल, फिशर एंड येट्स टेबल, कैंडल एंड स्मिथ, ये सब टेबल्स के नाम है। ये बहुत सारे हैं, उसमें से ये 3 दे दिए गए हैं। A random number table is so constructed। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, that all digits 0 to 9 appear independent of each other with equal frequency। 0 to 9 हर एक की फ्रीक्वेंसी सेम है। If we have to select a sample from population of size n, देखिए अब population है size n is equals to 100 है जहाँ पे, then the number can be combined 3 by 3 to give the numbers from 001 to 100। देखिए नंबर्स को कंबाइन किया जाएगा और उसको 3/3 यानी कि 3 डिजिट नंबर हो जाएगा वो। प्रोसीजर टू सिलेक्ट अ सैंपल यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। देखिए अब इसका प्रोसीजर क्या होता है सिलेक्ट करने का। यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेयर फ्रॉम विच अ सैंपल इज रिक्वायर्ड आर असाइंड विद द इक्वल नंबर्स ऑफ डिजिट। देखिए उसमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट से असाइन कर दिया जाता है, मतलब 3 का सैंपल होगा तो 3 के हिसाब से हर एक डिजिट का नंबर, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 500 हो, एक जैसे यूनिट वो होगा नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें नंबर में। When the size of the population is less than 1000, जब लेस देन 1000 है पॉपुलेशन का साइज, तो 3 डिजिट नंबर, मतलब डिजिट उसमें 3 होगी। अगर लेस देन 1000 है तो असाइन कर दिया जाएगा। We may start at any place and may go in any direction such as column wise or row wise in a random number table। फिर उसे रैंडम नंबर टेबल में कॉलम वाइज या रो वाइज हम जाएंगे। जैसे कि ये रैंडम नंबर टेबल का एग्जांपल है, इसको भी करेंगे हम। तो हम कॉलम वाइज या रो वाइज जा सकते हैं, कॉलम वाइज जा सकते हैं, हम रो वाइज जा सकते हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर टू बी यूज। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यूज करना है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द रैंडम नंबर टेबल अवेलेबल विद अस, वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। हम अपने हिसाब से उसमें रैंडम नंबर टेबल में हम चल सकते हैं। किसके हिसाब से? साइज ऑफ द पॉपुलेशन होना चाहिए और रैंडम नंबर टेबल हमारे पास होनी चाहिए। इफ एनी रैंडम नंबर इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, देखिए अगर कोई भी रैंडम नंबर है जो ज्यादा है एन साइज से, देन एन कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रैंडम नंबर ड्रॉन। तो जो भी रैंडम नंबर निकाला गया है उसमें से एन सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। दिस कैन बी रिपीटेडली अंटिल द नंबर इज लेस देन एन, और उसको बार बार किया जाएगा जब तक वो एन से छोटा या एन के बराबर ना हो जाए। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि एक एरिया है उसमें 500 फैमिलीज है। यूजिंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, ये हमें दिया गया है रैंडम नंबर टेबल के लिए। सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ 15 फैमिलीज, हमें 15 फैमिलीज का सैंपल सिलेक्ट करना है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दो फैमिलीज। हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालना उनका, और ये हमें दे रखा है इन द अबव रैंडम नंबर टेबल। अब हमारे पास ये रैंडम नंबर टेबल है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी रो और कॉलम एंड रीड 3 डिजिट नंबर्स कॉन्टिन्यूअसली रो वाइज एंड कॉलम वाइज। देखिए उसमें क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, रो वाइज भी जा सकते हैं, और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड रो। देखिए अगर हमने थर्ड रो क्या होती है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। जो हमारा हॉरिजॉन्टली चलता है वो रो होता है, जो वर्टिकली चलता है वो कॉलम होता है। तो अगर हमने थर्ड रो से स्टार्ट किया, ओके, फ्रॉम द थर्ड रो, अब हम थर्ड रो से स्टार्ट करना है। द नंबर्स आर कैसे कैसे हैं? 203 अब कैसे आ रहा है? अब हम थर्ड रो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, थर्ड रो में हमें 3 का वो करना है, बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है ना। और हमने स्टार्ट किया थर्ड रो से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर टेबल में हमने स्टार्ट किया थर्ड रो से, तो पहला नंबर आया 203, फिर दूसरा नंबर क्या आया 023, तीसरा नंबर 277, फिर अगला नंबर 353, उसके नेक्स्ट 600, उसके नेक्स्ट 7794, फिर आएगा 109, फिर 179,
फिर आप लेंगे 272, फिर 284450, नेक्स्ट रो में आ चुके अब हम। उसके बाद आएगा 641, दैट वन 641, 149, 148, फिर 908, 908, फिर 280। हमने ये सिलेक्ट किए। अब हमने नंबर सिलेक्ट कर लिए। कितने हमें करने थे? 15 फैमिलीज के। हमने 15 नंबर सिलेक्ट किए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत ही आसान है। आपको एक ऐसा टेबल दे दिया जाएगा, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और आपको कितने कितने का 3 डिजिट के नंबर के हिसाब से बनाना है। तो आपने ये निकाला। अब आप क्या करेंगे? आपके पास है 500, 500, तो आपके पास 500 से ज्यादा जितने भी नंबर है, जैसे ये 600 है, ये 908 है, इन सबको तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे 500 में से, जब तक ये 500 या 500 से नीचे ना हो जाए। तो 203 एज इट इज, 023 एज इट इज, फिर 277 एज इट इज आ गया, 353 एज इट इज, 600 माइनस 500, 600 में से हमें n माइनस करना होगा, माइनस 500, क्या आ जाएगा? 100। फिर 794 माइनस 500, हम 500 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे n कितना है? 500 फैमिलीज, जो हमें दिया गया है वो 500 फैमिलीज है, उसमें से हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो हमारा आ गया 794 माइनस 500 इज 294, फिर 109 एज इट इज आ जाएगा, 179 एज इट इज, 272 एज इट इज, 284 एज इट इज, 450 एज इट इज, 641 we have to subtract it from 500. What is the answer? 141. 148 as it is, 908 subtract it from 500. What is the answer? 408 and 280. ये हमारा था रैंडम नंबर सिलेक्ट करने का प्रोसीजर। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। अब आपका आ गया रैंडम नंबर सिलेक्शन यूजिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर। अब रैंडम नंबर सिलेक्शन करना है, लेकिन आपको किससे करना है? कैलकुलेटर या कंप्यूटर से उसका सिलेक्शन करना है। रैंडम नंबर कैन बी जनरेटेड थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर। रैंडम नंबर जनरेट किए जा सकते हैं ना, किए जा सकते हैं। जो आपका IBPS का रोल नंबर भी आता है, वो रैंडम नंबर सिलेक्शन ही तो होता है। आप अगर 2 फ्रेंड एक साथ भी फिल कर दे फॉर्म को, लेकिन चांसेस बने रहते हैं कि आपका सेंटर बहुत अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका वो जो बनता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, लेकिन जो आप जिससे पेपर देते हैं वो रोल नंबर होता है, रोल नंबर के थ्रू पेपर देते हैं, तो रैंडम नंबर सिलेक्शन ही होता है। फॉर ईच प्रेस ऑफ द की गेट अ न्यू रैंडम नंबर। हर की के प्रेस पे आप नया रैंडम नंबर पा सकते हैं। द वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल। जो सिलेक्शन का सिस्टम होता है वो सेम होता है रैंडम नंबर टेबल की तरह। अब इसके फायदे, इसके नुकसान, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ रैंडम नंबर, इनका क्या फायदा नुकसान है, अब हम पहले फायदे पढ़ते हैं। पर्सनल बायस इज एलिमिनेटेड एज द सिलेक्शन डिपेंड्स सोनली ऑन चांस। देखिए चांस की बात है, वो पर्ची बनाई, पर्ची में से आपका नंबर निकला या किसी और का निकला, तो इसमें आपसी दुश्मनी या बायस्ड होना या किसी भी तरीके से माइंड में कुछ भी आपके खिलाफ होना, तो पर्सनल बायस इसमें निकल जाती है। क्योंकि आप बायस मतलब निकल जाते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है इसमें। क्योंकि इसमें पर्ची सिस्टम है, आप कोई एक निकालेंगे, आपको नहीं पता उसमें क्या निकलने वाला है, तो ये चांस की बात है। A random sample is in general a representative sample for a homogeneous population. Homogeneous population के केस में क्या है? Random sample क्या है? एक representative की तरह। There is no need for the thorough knowledge of the units of the population. इसमें जरूरी नहीं है कि thorough knowledge हो, जो भी उसमें population में units है उसकी thorough knowledge हो, ये जरूरी नहीं है। The accuracy of the sample can be tested by examining another sample from the same universe when the universe is unknown. देखिए आपको नहीं पता कि उसमें लोग कैसे हैं, या आप जिस भी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उसमें से यूनिट उसमें कैसी कैसी हैं, तो आप एक को एग्जामिन कीजिए, फिर दूसरे को एग्जामिन कीजिए, और आप कंपेयर करके पता कर सकते हैं एक्यूरेसी लेवल। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज इन अदर मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अदर मेथड्स में भी ये मेथड यूज किया जाता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है या डीमेरिट्स क्या है? प्रिपेयरिंग लॉट्स ऑफ or using random number tables is tedious
व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज, देखिए बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा रैंडम नंबर टेबल का यूज करना या उसको प्रिपेयर करना। When there is a large difference between the units of population, the simple random sampling may not be a representative sampling। देखिए अगर लार्ज डिफरेंस है यूनिट्स के बीच में पॉपुलेशन की तो आपके लिए क्या मुश्किल हो जाएगा, देयर में बी नो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। द साइज ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड under this method is more than that the required by stratified random sampling। देखिए stratified random sampling में जो साइज ऑफ द सैंपल जो चाहिए होता है वो कम चाहिए होता है और जो इस मेथड में चाहिए होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट है इट इज जर्नली सीन, देखा गया है ये जर्नली कि यूनिट्स ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल लाइज अपार्ट जियोग्राफिकली। देखिए ये देखा गया है यानी कि ये प्रैक्टिकली एग्जामिन किया गया है, प्रैक्टिकली इसका ये कंक्लूजन निकाल के यहाँ दिया जा रहा है कि ये देखा गया है कि जो यूनिट्स होती है सिंपल रैंडम सैंपल की वो बहुत दूर दूर होती हैं। मतलब ज्योग्राफिकली आप ये मानिए ये यूनिवर्स है तो ज्योग्राफिकली एक यहाँ है तो एक यहाँ है फिर एक यहाँ है, आप सोचिए बहुत दूर दूर होती है। द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा आर मोर, तो इससे क्या बढ़ जाता है कॉस्ट। अब आती है बारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। इसमें क्या होता है, ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग द प्रोसीजर कॉमनली यूज्ड इन सर्वेज आर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए आपसे पूछा जाए कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ सैम्पलिंग तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। This technique is mainly used to reduce the population heterogeneity and to increase the efficiency of the estimate। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्ट्रेटिफिकेशन मींस डिवीजन इनटू ग्रुप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, हर एक चीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना किसमें होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में। उसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन इनटू ग्रुप, हर चीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स और स्टेटा। इसमें क्या कर देते हैं, सब ग्रुप्स या उसको बोलते हैं स्टेटा ये लोग, तो उसमें डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को। द स्टेटा शुड बी सो फॉर्म दैट ईच स्ट्रेटम इज होमोजीनियस एज फार एज पॉसिबल। देखिए इसमें ऐसे डिवाइड करते हैं कि ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स मतलब स्ट्रेटा में सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि जितने भी उसमें यूनिट्स हो उस ग्रुप में तो वो होमोजीनियस हो, एक जैसी हो। देन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम अ सिंपल रैंडम सैंपल में बी सिलेक्टेड, और उस स्ट्रेटम में से एक सैंपल सिलेक्ट किया जाता है एंड दीज आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द रिक्वायर्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। और जैसे इस ग्रुप में से ये सैंपल ले लिया, अब ये दूसरा ग्रुप था उसमें से ये ले लिया, तीसरे ग्रुप में से ये ले लिया, इन सबको कंबाइन किया जाता है और फिर ये सैम्पलिंग में यूज किया जाता है। और तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग किस किस तरह की होती है, दो तरह की होती हैं, दे आर प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल होती हैं। एक तो प्रोपोर्शनल होती है और एक नॉन प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इक्वल इन द प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू सब ग्रुप्स एंड स्ट्रेटा। देखिए उसमें इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है सब ग्रुप्स को या स्ट्रेटा को। इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इज लार्ज, अगर उसमें यूनिट्स लार्ज है, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा है, द सैंपल विल हैव अ हायर साइज, तो सैंपल का साइज हो जाता है बड़ा। और अगर उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कम होती हैं तो सैंपल का साइज होता है आपका छोटा। तो ये होती है प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग मतलब इक्वल एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इसमें। द पॉपुलेशन साइज इज डिनोटेड बाय एन। अब आपके पास पॉपुलेशन साइज है, जैसे कि पॉपुलेशन साइज है 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं तो उसको हम कहेंगे n इज इक्वल टू 100 एंड द सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। देखिए पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन बड़ी होती है ना तो उसको कैपिटल N से कर दिया, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है सैंपल, तो सैंपल साइज को बोल दिया स्मॉल n से, ऐसे आप याद रख सकते हैं। द सैंपल साइज इज एलोकेटेड टू ईच स्ट्रेटम,
जो वो सैंपल साइज होता है वो हर स्ट्रेटम को दे दिया जाता है इन सच अ वे दैट अ सैंपल फ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर ईच स्ट्रेटम। देखिए हर स्ट्रेटम को, हर सब ग्रुप को एक साइज दे दिया जाता है, उसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है और सबको एक जैसा साइज दिया जाता है। और पॉपुलेशन क्या है, कैपिटल एन, उसमें से ग्रुप्स में डिवाइड किया, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसमें से ये अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप्स में डिवाइड किया और अलग अलग को दिया, तो ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन सेम होगा मतलब सबके लिए, दैट इज गिवन बाय n is equals to c. So in this method each stratum is represented according to its size. ये हर एक का एक साइज से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें सेम सेम होता है सब कुछ, जो आपका प्रोपोर्शनल होता है उसमें सब कुछ सेम सेम होता है। अब बारी आई है नॉन प्रोपोर्शनल की। तो नॉन प्रोपोर्शनल सैंपल में क्या होता है, ईच रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू ऑल द स्ट्रेटा रिगार्डलेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन द पॉपुलेशन। देखिए वो कितनी क्वांटिटी है उनकी ये नहीं देखा जाता, इसमें बिना क्वांटिटी देखे दिया जाता है स्ट्रेटम। अब जैसे ये एग्जांपल है, a sample of 50 student is to be drawn from the population। देखिए अब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है 500 और हमें चाहिए कितने 50 स्टूडेंट्स का देखना है, बिलोंगिंग टू टू इंस्टीट्यूट, जो कि दो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, ए और बी। सॉरी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन ए। देखिए ए में है 200, बी में है 300, ए इंस्टीट्यूशन में है 200 और बी इंस्टीट्यूशन में है 300, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई 500। हमारी पॉपुलेशन है 500, ये एन है 500, जिसमें ए और बी अलग अलग है। हाउ विल यू ड्रॉ द सैंपल यूजिंग प्रोपोर्शनल एलोकेशन। हम देखिए प्रोपोर्शनल एलोकेशन मतलब इक्वल इक्वल, तो इसमें दो स्टेटा है, n1 है 200 और n2 है 300 और पॉपुलेशन कितनी है 500 और सैंपल साइज कितना है 50 स्टूडेंट निकालने हैं ना, तो n1 कितना हो गया n बाय कैपिटल N इंटू n1, तो स्मॉल n कितना है 50, हमें 50 लोगों को निकालना है, कैपिटल N कितना है 500 लोग है टोटल, और n1 हमारा जो इंस्टीट्यूशन ए है उसमें कितने आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन 1 में कितने आ रहे हैं 200, तो हमारा इसका आया n1 का 200 सॉरी 20, 50 बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 20, और n2 हमने इसी तरीके से निकाला, n इज 50, फिर कैपिटल N हमारा जो पूरी पॉपुलेशन है वो 500 और उसमें n2 कितना, उस इंस्टीट्यूशन के कितने लोग हैं 300, तो हमारा ये निकला 30। द सैंपल साइज आर 20। देखिए अब जो एलोकेट किया गया इंस्टीट्यूशन ए को कितना दिया गया 20 जो निकला है, उसके कंपेयर करके निकाला गया है ना, और बी को कितना गया है 30। देन द यूनिट्स फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन आर टू बी सिलेक्टेड बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स देखना है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के, तो मेरिट्स क्या है, ये मोर रिप्रेजेंटेटिव है, ये बढ़िया है उससे पिछले वाले से, ये ग्रेटर एक्यूरेसी इसमें इंश्योर होती है। देखिए इजी टू एडमिनिस्टर एज द यूनिवर्स इज सब डिवाइडेड। अब पूरे यूनिवर्स को आप सब डिवाइड कर दोगे अलग अलग तरीके से सब डिवाइड कर दोगे, जैसे कुछ है पेड़, कुछ है जानवर, कुछ है मनुष्य, कुछ है पक्षी, ऐसे ही। तो आपने क्या किया है, आपने सब चीजों को सब डिवाइड कर दिया है और सब डिवाइड करने की वजह से वो बहुत ही आसान हो गया है, तो आप आसानी से अपने सैंपल को यूज कर सकते हैं। आपने फिर सब में से एक एक चीज निकाल ली, पेड़ में से एक पेड़, चिड़िया में से एक चिड़िया का सैंपल, इसमें से ये मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपके सामने जब रियल लाइफ सिचुएशन आएगी तब आपको पता चल जाएगा ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैसे यूज करनी है, और आपको ये यूज होती है ज्यादा से ज्यादा। ग्रेटर जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टाइम एंड एक्सपेंसेस। देखिए
ग्रेटर ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन की वजह से आपका टाइम और पैसे दोनों बचते हैं। व्हेन द ओरिजिनल पॉपुलेशन इज बैडली स्क्यूड, दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट। अगर बैडली स्क्यूड है आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। फॉर नॉन होमोजीनियस पॉपुलेशन, मतलब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए, इट में यील्ड गुड रिजल्ट। क्यों यील्ड कर लेती है, क्यों इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं? क्योंकि ये हर चीज को ग्रुप में डिवाइड कर देती है, इजी। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स इसके ज्यादा नहीं है। टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस स्ट्रेटा, अब आपने पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करना है होमोजीनियस स्ट्रेटा, मतलब एक जैसे हो, हर एक में एक जैसे हो, हर सब ग्रुप में। इट रिक्वायर्स मोर मनी, इसमें चाहिए होती है, इसमें पैसा लगता है आपका, जब आपको अलग अलग आप डिवाइड करते हैं। टाइम भी चाहिए होता है और स्टैटिस्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप डिवाइड कर रहे हैं उसको, विच इज डिफिकल्ट वन, ये एक मुश्किल काम होता है। इम्प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन लेट्स टू बायस। देखिए, आपने पेड़ में चिड़िया मिला दी या चिड़िया में पेड़ मिला दिया, तो आपका इम्प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब डिवीजन आपने सही से नहीं किया, तो उसमें क्या हुआ, आपके गलती होने के चांसेस हो गए। इफ द डिफरेंट स्टेटा ओवरलैप सच अ सैंपल विल नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव वन, तो इस तरह का सैंपल जो मिलेगा आपको, वो रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए मुश्किल हो जाएगी इसमें। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात करते हैं हम। दिस मेथड इज वाइडली एम्प्लॉयड। देखिए, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, आपका स्ट्रेटिफाइड से भी ज्यादा यूज हो रहा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, यानी कि आप जो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे उससे भी ज्यादा अब कौन सा यूज हो रहा है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ द ईज एंड कन्वीनियंस, ये बड़े आसान है, कन्वीनियंट है, इसीलिए। अ फ्रीक्वेंटली यूज मेथड ऑफ सैम्पलिंग व्हेन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अवेलेबल इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। आपको पूरी लिस्ट आपके पास है कि पॉपुलेशन की पूरी लिस्ट है आपके पास, तो आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से उसको सैम्पलिंग कर सकते हैं। आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं उसमें। इसको क्वाजी रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है? द होल सैंपल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन जस्ट अ रैंडम स्टार्ट। द फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द रैंडम नंबर्स एंड द रेस्ट gets selected automatically according to some pre-designed pattern is known as systematic sampling. With the systematic random sampling, every kth element in the frame is selected for the sample with the starting point among the first k element determined at random. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, if we want to select a sample of 50 student, हमें 50 स्टूडेंट का सैंपल लेना है, आपके 500 स्टूडेंट है आपके पास। अंडर दिस मेथड kth item is picked up from the sampling frame and k is called the sampling interval। आपका kth आइटम सिलेक्ट किया जाएगा, पिक किया जाएगा, और उसे क्या कहेंगे? सैम्पलिंग इंटरवल। तो सैम्पलिंग इंटरवल कैसे निकलेगा? टोटल पॉपुलेशन में से आपने जो निकालना है, आप निकालना चाहते हैं 50 स्टूडेंट और है आपके पास 500 स्टूडेंट, तो 500 में से आपने 50 स्टूडेंट निकाले, तो आपका के कितना आ गया? ये इंटरवल कितना आया? सैम्पलिंग इंटरवल जो कि आया 10, तो के इक्वल टू 10 हो गया। सिस्टमैटिक सैंपल consists of selecting a random number, say I, k, and every kth unit subsequently. Suppose the random number I is 5। अब रैंडम नंबर हमारे पास जैसे 5 है, देन वी सिलेक्ट 5, 15, 25, 35, 45। क्यों ये 5 के बाद 15 आया है? ये 10 कहां से आया? 10 कैसे प्लस हो रहा है? ये इंटरवल की वजह से। द रैंडम नंबर आई इज कॉल्ड अ रैंडम स्टार्ट। अब जो ये 5 था, ये आई था, और ये क्या कहते हैं? इसको रैंडम स्टार्ट बोलते हैं। 5 क्या है इसमें? रैंडम स्टार्ट। द टेक्निक विल जनरेट के सिस्टमैटिक सैंपल्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ वो क्या कर देगा? के सिस्टमैटिक सैंपल्स को जनरेट कर देगा। अब इसके फायदे क्या हैं? अब देखिए, आपको बहुत आसान था ना ये, अब इसके फायदे क्या हैं? ये उससे भी ज्यादा आसान था। वो आसान इसलिए था क्योंकि ग्रुप्स में आपको कर देता था आपका सब डिवीजन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, लेकिन ये उससे भी आसान कैसे है आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फायदे क्या क्या है? दिस मेथड इज सिंपल एंड कन्वीनियंट, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा, ये सिंपल है, कन्वीनियंट है, टाइम एंड वर्क की कम चाहिए होता है इसमें। इफ प्रॉपर केयर इज टेकन, रिजल्ट विल बी एक्यूरेट। अगर आपने बहुत ध्यान से इसको यूज किया है
तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट होंगे। इट कैन बी यूज इन फाइनाइट पॉपुलेशन, ये फाइनाइट पॉपुलेशन में फाइनाइट पॉपुलेशन में तो यूज की जाती है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में भी ये यूज किया जा सकता है। अब इसके नुकसान क्या क्या है, डिमेरिट्स। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जरूरी नहीं है कि आपका पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ये चांस की बात है कि पर्सनल बायस हो जाए इन्वेस्टिगेटर का। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज प्रेफरली यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। देखिए ये प्रेफर कब की जाती है, इसको कब किया जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग को, जब when the information is to be collected from trees in the population trees in the forest, एक जंगल में ट्रीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ये प्रेफर किया जाता है कि आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से इसका सैम्पलिंग करें। हाउस इन ब्लॉक्स, एंट्रीज इन द रजिस्टर, रजिस्टर में एंट्रीज है उसको भी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से आप कर सकते हैं। जो कि सीरियल ऑर्डर में होती है चीजें, उस सब चीजों को आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से कर सकते हैं। अब हम अगले जो पढ़ेंगे वो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये सैम्पलिंग का चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें से 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, या उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो कि पार्ट 26 होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियोस की जानकारी लेने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है रेड कलर का, आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने पर आपको नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप चाहें तो फेसबुक से भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप facebook.com/competitive classes by बरखा पे जाके आप फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सीधा उस पर क्लिक करके भी आप फेसबुक से ज्वाइन हो सकते हैं। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।